नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा। मैं हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ में मंत्री रणदीप सिंह गोविंदगढ़ देश भगत यूनिवर्सिटी में तकनीकी रूपांतर को प्रेरित करने के लिए पहुंचे, जहां मंत्री ने किसानों और कृषि साहित्य पढ़ रहे बच्चों को कृषि में नई नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं कृषि के मुद्दों को लेकर मंत्री रणदीप सिंह ने खास बातचीत की है। हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं रूपांतर की, तो वो संयुक्त किसान मोर्चा जब 3 कानून वापस करवाकर अपने घरों को लौटा तो उनका भी रूपांतर हुआ। राजनीतिक दल बने, उनमें से 25 जथेबंदियों ने मिलकर के संयुक्त समाज मोर्चा बनाया, 3-4 जथेबंदियों ने मिलकर के संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई। ट्रांसफॉर्मेशन आज के समय में, आज के युग की मांग है, रूपांतर मांग है। लेकिन अगर बात मैं करूं पंजाब की खास तौर पर, तो रूपांतर देखने को मिल रहा है। किसानी, खास तौर पर जमीनी हकीकत, जमीनी तौर पर किसानों में एक रूपांतर लेकर के एक ऐसा मिनिस्टर पंजाब सरकार में आता है जो पहली बार, जिसे ये एक तरह से ओहदा मिलता है, पहली बार ये जिम्मेवारी मिलती है और रूपांतर की बात वो किसानों के बीच में जाकर करता है। और किसानों में ही नहीं, उन बच्चों के साथ, उन नौजवानों के साथ करता है जो इस किसानी को बारीकी से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं। मेरे साथ हैं काका रणदीप सिंह, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है पंजाब से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके दर्शकों को मैं आपके माध्यम के जरिए देश भगत यूनिवर्सिटी, हमारे माननीय सत्कार्य चेयरमैन साहब डॉक्टर जोरा सिंह जी की, उनके यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सर, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई मिनिस्टर, खास तौर पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्योंकि ये मिनिस्ट्री भी पंजाब में मुझे लगता है कि 2 दशकों से अधिक हो गया कि किसी को इंडिविजुअल मुख्यमंत्री के बाद किसी को मिनिस्ट्री मिली हो। तो आज आप एक संवाद कर रहे हैं बच्चों से, समझ रहे हैं किसानों से, उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। ये कैसे ख्याल आया और कहां तक हमें सफलता मिली है अभी तक? देखिए, ये किसानियत का कोई नया मुद्दा नहीं है। किसानियत का मुद्दा उस दिन से था जिस दिन पंजाब की पहचान बनी थी। क्योंकि मैं एक किसान के परिवार में मेरा जन्म हुआ है और शायद किसानियत को समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। खुद मैं बकायदा ट्रैक्टर चलाता रहा हूँ अपने फसल के लिए, बिजाई के लिए, और किसानियत के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन आज जो ये संघर्ष जिसके बारे आपने जिक्र किया है, वो संघर्ष एक कारण बना था जिसमें मेरा खुद मानना है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, ये पंजाब का वजूद को बचाने के लिए बना था। और इस वजूद को बचाने के लिए हर पार्टी ने सहयोग दिया होगा, जिसकी क्षमता थी, या एनजीओ थे, उन्होंने धार्मिक संस्थाएं थी, उन्होंने किसान आंदोलन की हमायत की। और आज जो ये रंगत ले रहा है, ये उस तरह का दिशा बन रही है, ये हमारे देश लिए मेरा मुताबिक बदकिस्मती है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान के आंदोलन को ये ठेस पहुंचाएगी। और जो किसानियत का हक है, क्योंकि जमहूरियत में एक विरोध करना भी अधिकार है, और वो प्रेशर ग्रुप जो बनता है, विरोध करता है, जिस कारण बकायदा जिस जमहूरियत की हम नुमाइंदगी करते हैं, पंजाब सरकार ने बकायदा 3 काले कानून उस प्रेशर ग्रुप के तहत वापस लिए, केंद्र ने वापस लिए। आज वो प्रेशर ग्रुप खुद जमहूरियत की नुमाइंदगी मांग रहा है। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं किसानियत को, जो जिस कारण ये मोर्चा बनाया गया, तो उसको ठेस पहुंचने लगी है। और मेरी उम्मीद है और परमात्मा से अरदास है कि किसानियत को अगर बरकरार रखना है, पंजाब के वजूद को जिंदा रखना है, तो हमें राजनीतिक आधारों से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें उन्हों की लोड़ थी, उन्होंने भी हमारी कभी न कभी सक्षम होकर हमायत की है। ये थे हमारे साथ काका रणदीप सिंह जी, और जो कि अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं और अपने हलके और पंजाब के लिए आज के समय में किसानों के लिए एक रूपांतर लेकर के आए हैं। हमारी नजर इनके कार्यों पर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण गोविंद।
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नई मंत्रियों के बंटवारे के बारे में आपको जानकारी दें। कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को अब नए विभाग मिल चुके हैं। कमल गुप्ता को स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं देवेंद्र बबली को पंचायत राज पुरातत्व की विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जिम्मेदारियां जो है ये नए मंत्रियों को अब दी गई है, जिसका निर्वहन वो आने वाले समय में करेंगे। हालांकि दोनों मंत्रियों को ये विभाग बांटे गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग कमल गुप्ता को बांटा गया है, वहीं पंचायत का विभाग जो है वह देवेंद्र बबली को बांटा गया है। तो ये वह विभाग हैं जो नए मंत्रियों के विभागों को दिया गया है विभागों के तहत। और ऐसे में कमल गुप्ता को स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, देवेंद्र बबली को पंचायती राज पुरातत्व की विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, अब तक तमाम कयास लगाए जा रहे थे इन मंत्रियों के विभागों के बंटवारों को लेकर, लेकिन बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सीएम ने ये विभाग इन्हें दिए हैं। ऐसे में जिस तरह से पहले ही सीएम ने इस बात की तस्वीरें साफ कर दी थी कि कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ा फेरबदल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से विभाग बांटे गए हैं मंत्रियों को, उसे देखते हुए लगता है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है सीएम ने। बड़े हिसाब से ये मंत्रालय दिए गए हैं और ऐसे में अब ये बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं ये सीएम द्वारा दी गई हैं नए मंत्रियों को, जहां पर कमल गुप्ता को, देवेंद्र बबली को दोनों विभाग मिले हैं। कमल गुप्ता को स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं पंचायती राज और पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी जो है वह देवेंद्र बबली को दी गई है। तो ये वह विभाग है जो दोनों नव नियुक्त मंत्रियों को मिले हैं। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। नई जिम्मेदारियां मंत्रियों को मिल चुकी हैं। देखिए, लेकिन लगातार इस बात के कयास जो थे और ऐसे में गर्मी जो थी वह बाजार में बनी हुई थी कि दोनों मंत्रियों के जो विभाग है अगर वह बदलते हैं तो बड़े फेरबदल की उम्मीद लगाई गई थी। ऐसे में तमाम मंत्रियों की निराशा की भी आशंका लगातार जताई जा रही थी, लेकिन उन सब आशंकाओं पर, उन सब कयासों पर पानी फेरते हुए ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार द्वारा खेला गया, जहां पर उन्होंने पंचायती राज पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारियां जो है वह देवेंद्र बबली को दी है और साथ ही साथ कमल गुप्ता को भी विभाग बांटा गया है। तो यह वह विभाग है जो किसी के हिस्से में नहीं थे। तो ऐसे में जो फेरबदल की आशंका लगातार बनी हुई थी, अब वो पूर्ण रूप से उस पर विराम लग गया है। तो नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। बेहद ही सोच समझकर यह मंत्रालय नए मंत्रियों को बांटे गए हैं। तो सरकार की बेहद ही सोची समझी प्लानिंग के तहत ये पूरी कार्रवाई, ये पूरा जो मंत्रालय बांटे गए हैं उसके हिसाब से जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हर खबर हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि चंदेल जुड़ चुके हैं लाइव। रवि, देखिए, लगातार कयास बने हुए थे, उन सब पर पानी फेरते हुए यह बड़ी मास्टर स्ट्रोक खेला है सीएम ने। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से कई तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन अंत में जो आधिकारिक पुष्टि हुई बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता को अर्बन लोकल बॉडीज और हाउसिंग फॉर ऑल जो दो मंत्रालय मिले हैं। तो वही अगर देवेंद्र बबली की बात करें तो उन्हें पंचायती राज और पुरातत्व विभाग जो है वो सौंपा गया है। तो एक तरफ से जितने भी कयास जो लगाए जा रहे हैं, तमाम कयासों में विराम लगाते हुए अब जो आधिकारिक पुष्टि हुई, दो विभाग जो है वो सौंपे गए हैं। जी देखिए, वित्त मंत्रालय की बात जो चर्चा बड़ी गर्म मुद्दा पकड़ रही थी, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी, तो कहीं ऐसे में किसी की निराशा हाथ ना लगे, सीएम ने इसके तहत भी ये जो मंत्रालय दिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इतनी लेट जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, हालांकि कयास जो थे वो दोपहर लगभग 12 बजे के बाद से जो चर्चाएं हो रही थी, खबरें हो रही थी, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी वित्त मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, लेकिन अब जो आधिकारिक पुष्टि हुई है और आधिकारिक पुष्टि के बाद इस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो अब डॉक्टर कमल गुप्ता के पास जो है उनको मंत्रालय सौंपा गया है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कोई नाराजगी जो रही होगी मंत्री की, तो वो जाहिर तौर पर दिखाई भी दे रही होगी, जिस वजह से ये इतनी लेट जो डिसीजन दिए गए हैं उसी का ये कारण है।
देखिए, पहले ही सीएम जो हैं अपने बयानों में स्पष्ट कर चुके थे कि कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं होगा, और जैसा कि अपना निर्णय लेने के बाद ऐसी ही तस्वीर देखने को भी मिली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शुरू से ही बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा गेम प्लान यानी कि मास्टर स्ट्रोक खेला। पहले तो मंत्रिमंडल में से किसी भी मंत्री की छुट्टी नहीं की। उसके बाद जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि विभागों में जो है वो बड़े फेरबदल होंगे, लेकिन वैसा भी देखने को नहीं मिला। मौजूदा समय में जिस तरीके से जो विभागों का आवंटन हुआ है, बात करें अगर हम बीजेपी से मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता की, तो उनके पास अर्बन लोकल बॉडीज और साथ ही साथ हाउसिंग फॉर ऑल के 2 मंत्रालय दिए गए हैं। तो वही अगर बात की जाए देवेंद्र बबली जो अभी मंत्री बने हैं, तो उनके पास पंचायती राज और पुरातत्व विभाग मंत्रालय जो अब पहुंचा हुआ है। तो किसी भी तरीके को कोई बड़े फेरबदल जो है वो बड़े तर्ज पर जो फेरबदल देखने को नहीं मिले, ताकि आगामी जो चुनाव है उसके मद्देनजर ये सारा जो है एक तरह से सोची समझे तरीके से जो है वो ये डिसीजन लिए गए हैं। जी देखिए, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां अब दोनों मंत्रियों, नवनियुक्त मंत्रियों को दी गई है, तो ऐसे में किस तरह निर्वहन करेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर मौजूदा समय की बात करें तो दोनों नवनियुक्त मंत्री जो हैं वो अब अपने अपने हलकों में हैं। तो अभी जिस तरीके से बताया जाता है कि बताया भी जा रहा है कि जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहे हैं काफी अच्छे। अगर हम देवेंद्र बबली की बात करें तो वो मंत्री देवेंद्र बबली की बात करें तो वो काफी लंबे समय से जो है समाज सेवी भी रहे हैं और काफी मतों से जो है उन्होंने विजय हासिल करी थी। तो साफ लगता है कि उनकी जो कार्यशैली है वो काफी जो है प्रभावशाली है। तो दूसरी ओर अगर बात करें डॉक्टर कमल गुप्ता की, तो जिस तरीके से वो दूसरी बार जो है लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, काफी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं, कार्यकर्ता बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी प्रभावशाली से ही उनके जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है उसी से प्रभाव होकर जो है वो दूसरी बार भी विधायक बने हैं। बिल्कुल देखना रवि यहाँ पर आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। जी रवि, स्थानीय निकाय विभाग जो है वह अनिल विज के पास था, लेकिन अब जो है कमल गुप्ता को दे दिया गया है। तो ऐसे में क्या अनिल विज की नाराजगी और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा था कि अनिल विज कहीं ना कहीं खफा है इस बात से? जी बिल्कुल, कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज के मंत्रालय से जो है अगर स्वास्थ्य विभाग लिया जाता है तो उनकी नाराजगी जो है वो जाहिर थी। वो अपनी नाराजगी को लेकर हमेशा ही सबके सामने आए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके मंत्रालय से जो है अनिल विज के मंत्रालय से जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज को लिया गया, तो इतनी खास कोई नाराजगी जो है वो जताई नहीं होगी जिस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज उनसे छीना गया। हालांकि उनके पास मौजूदा समय के अंदर गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, तकनीकी वो मंत्रालय भी है। तो ये कोई मतलब ऐसे कोई बड़े फेरबदल जो है वो देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि डॉक्टर कमल गुप्ता जो है वो पेशे से डॉक्टर है, तो हो सकता है कि उनके पास जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो सौंपा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो बड़ी एक राहत की बात है मंत्री अनिल विज के लिए। जी लेकिन स्थानीय निकाय को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आ रही है अनिल विज की। जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो देखिए जिस मंत्री के पास जो मंत्रालय होते हैं उस तरीके से वो कार्य कर रहे होते हैं, लगातार किस तरीके से कार्यशैली रहती है तो आगामी वर्षों के अंदर, आगामी दिनों के अंदर या एक सेमेस्टर और ट्राइमेस्टर और एनुअल के हिसाब से मंत्री जो है कार्य करते हैं कि इस सेमेस्टर में हम ये इन चीजों को लागू किया जाएगा, इन चीजों को नए तरीके से जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें बनी रहती हैं, लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है तो अब जब उनसे छीन लिया गया तो ऑब्वियसली भी थोड़ा बहुत जो नाराजगी जो है वो जाहिर तो करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल विज के हो सकते हैं बड़े विभाग जो हैं वह कमल गुप्ता को दे दिए जाएं, लेकिन इस बीच स्थानीय निकाय का जो विभाग है वह अनिल गुप्ता के नाम किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब सरकार ने 58 नई सरकारी बसों की शुरुआत की है, जहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद बस की ड्राइविंग सीट संभाली और उसे चलाकर ले गए। इस मौके पर उनके साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम चन्नी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब सरकारी के साथ प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी मुफ्त बस पास की सुविधा मिलेगी। वहीं सीएम चन्नी ने बताया कि 400 करोड़ रुपए खर्च कर 3 महीने में 842 नई बसें खरीदी है और 102 बस स्टैंडों को रेनोवेट कर अपग्रेड कर रहे हैं।
उनसे भी बात। सीएम साहब खुशी ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਸ ਬੜਾ ਰੈੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ सो एक मुबारक दिन है बहुत बहुत बधाई हो। आ रहे हैं उनके साथ परिवहन मंत्री हैं और पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से पंजाब को जो वायदे किए गए हैं उन सब वॉल्यूम को अमली जामा पहनाया जाएगा और 30 दिसंबर को चमकौर साहिब में 30,000 आशा वर्कर रैली करने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिजेक्ट माल दूसरी पार्टियों में ही जा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬ 30,000 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਸੈਲਰੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ और वो तमाम वर्कर जड़े आ वो धन्नवाद रैली सरकार वास्ते करन। मैं तुहानू ये गल कही है कि भाई जड़े नखेद कीते है वही संपर्क कहना ते कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल ते सारे 80 दे 80 MLA सीगे ते वो बेचारा कल्ला चला गया उधर ते हुण जिहड़ा रिजेक्ट माल आ वो उधर जा रहा इकट्ठा होके ते रिजेक्ट माल दे विच कैप्टन साहब भी शामिल है। और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते करनाल में सरकार के आदेश का असर देखने को मिला है, जहां वैक्सीन लगवाने वालों की लगी लंबी लंबी लाइनें। बता दें कि सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें शॉपिंग मॉल, स्कूल और सरकारी संस्थानों में 1 जनवरी से एंट्री नहीं दी जाएगी, जिसके चलते अब लोग भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। वहीं डीसी निशांत कुमार ने कहा कि पिछले 2 दिनों से जिले में 20,000 लोग रोजाना वैक्सीन की डोज ले रहे हैं। उनसे एक बार हम जानने का प्रयास करेंगे इसमें शहर के जितने भी ढाबा है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सभी के एसोसिएशंस को बुलाया गया है, डिपोज को बुलाया गया है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है। इस बारे में हम जो है सभी विभागों को भी हिदायतें देंगे कि 1 तारीख के बाद किसी भी सरकारी दफ्तर में जिन लोगों ने 2 डोज नहीं लगवाई या जो फर्स्ट डोज अगर लगवाई है और 3 महीने के अंदर अंदर लगवाई है तो वो सर्टिफिकेट दिखाने पे ही सरकारी दफ्तरों में प्रवेश मिलेगा। इसी प्रकार से होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, सिनेमा, शॉप्स, हर जगह इसी की तर्ज पे ही प्रवेश दिया जाएगा। तो आज जो है उस बैठक में विस्तृत चर्चा की। और पानीपत में नियम 134A के तहत बच्चों को निजी स्कूल दाखिला दिलवाने के लिए अभिभावक स्कूलों के चक्कर काट रही है। निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत फॉर्म भरने के बावजूद कई बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। 134A के तहत उनके बच्चों ने एडमिशन के लिए जो टेस्ट दिया था उसमें क्वालिफाई होने के बाद जो हमें स्कूल अलॉट हुआ, बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल, उसमें जब हम एडमिशन के लिए गए तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने यही कहा कि SLC लेके आओ। हमने पिछले स्कूल से SLC कटवा ली है और जब SLC लेके हम बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया एडमिशन लेने के लिए कि हमारे यहाँ अभी कोई सीट नहीं है। हम 10-15 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल के, लेकिन हमारा कोई भी समाधान नहीं है।
और स्मार्ट मीटर लोगों के लिए अब सिर दर्द बन गया है। स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों के पास गलत बिजली बिल भेजे जाने की शिकायतें आ रही है। बिजली विभाग की मानो हर रोज का काम हो गया है, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें अपना काम छोड़कर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोई सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है। हमारा बिल जी 700, 500, 600 ऐसे रुपये आता था। अब मीटर चेंज हुआ है, स्मार्ट मीटर, वो इतना स्मार्ट लिखा 1.5 लाख बिल आ गया सीधा। अब पता कर रहे हैं कि हाँ जी कितना बिल आया, पता करो, कोई नहीं सुन रहा है। पुरानी रीडिंग की कह रहे हैं फोटो लेके आओ, जो इनके पास रिकॉर्ड था उसमें भी देख लिया। मैडम कह रही है मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मैं कैसे प्रिंटर निकाल के दूं। वो कह रही है कि शाम को आना, कल आना, ऐसे कैसे काम चलेगा जी। 1.5 लाख भर देगा। रीडिंग जम नहीं वहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे आइडिया दे दें। और अंबाला में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने अपनी मांगे रखी और डीसी को अपना ज्ञापन सौंप दिया। आपको बता दें कि आमनाथ धीमान से बात करने पर पता चला कि उनकी मांग है कि एमपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। हो गया, अब ये क्या गया, कोई 50,000 का बीमे वाला है, अपना जो है कम्यूटेशन कटता है। कुछ पैसा जब रिटायर होते हैं तो लोग कर्मचारी जो है पैसा एडवांस में ले लेते हैं पेंशन पे, उस पर वो ब्याज देते हैं, अपना 40% पैसा ले सकते हैं, तो उसको कम्यूटेशन कहते हैं। तो वो पैसा जो है जब हम लेते हैं वहाँ से, तो उस लेने के बाद जो है वो पैसा 12 साल में कंप्लीट हो जाता है, पूरा ब्याज समेत उनका वापस चला जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको 15 साल तक काटती रहती है। तो हमारी डिमांड है कि ये 15 साल ना काट के 12 साल तक जो है उसको काटा जाए केवल। चौथी डिमांड ये है कि फैमिली पेंशन को भी एलटीसी दी जाए। अब जो तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी दोनों जिंदे हैं उनको तो एलटीसी दे गए हैं, जब यदि आदमी मर गया उसका तो उसकी जो जनानी है उसको एलटीसी नहीं देते। और आज जो एलटीसी जो है, इस साल जो एलटीसी है केवल 84 जो 80 साल के लोग हैं उनको केवल उनको जो है एलटीसी दी है। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां के उपायुक्त मुकुल कुमार ने निर्देश दिए कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के 79 देशों में यह वेरिएंट आ चुका है और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके फैलने की गति डेल्टा वेरिएंट से 3 से 4 गुना अधिक है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वो वायरस को लेकर सतर्क रहे, यही इससे बचाव का एकमात्र उपाय है। तो हफ्ते में 2 दिन दवाई रखिए उसका। कर लीजिए जी, उसमें आपकी जो रेडियां आपने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में डाली थी, उसके बाद वो निर्धारित स्थानों पर नहीं गई, तो वो बिल्कुल ट्रैफिक जैम की समस्या वही। हाँ, जैसे कि आपको पता है सरकार की तरफ से आदेश आ चुके हैं। 1 तारीख के बाद पब्लिक प्लेसेस में कोई भी व्यक्ति जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो हमारी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि उनके संपर्क में आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड कर लीजिए जी। उसमें आपकी जो रेडी। और पानीपत के असंध रोड टंडन फिलिंग स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी कार को सामने से आ रहे ट्राले ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर सीट पर बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को सामान्य अस्पताल में भेज दिया है। साथ ही शव गृह में रखवाकर आगामी कार्रवाई शुरू की गई है। मेरा भाई जोगिंदर कल शाम को 7 बजे अपने पापा को दवाई दिलवाने के लिए सोदापुर गया हुआ था। वो दवाई दिलवा के वापस आ रहा था। सोदापुर से नोरा मोड़ से क्रॉस करते ही टंडन फिलिंग स्टेशन के पास अंकल बोले कि भाई मेरे को बाथरूम करना है, तो उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और वो बाथरूम करने के लिए अंकल उतर गए और वो गाड़ी में बैठा हुआ था। तो ये खुखराना की तरफ से बलगर आया, राख का भरा हुआ 24-22 टायरी। तो इसने बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में था या किसी नशे में था, दूसरी साइड में जाकर इसने गाड़ी को टक्कर मारी और जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
और फिर वो जो ट्रक था वो जाके नहर में गिर गया। भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।